हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, हम सोशल सिक्योरिटी की वीडियो का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 को डिस्कस करेंगे। कल एक और लास्ट वीडियो आएगी सोशल सिक्योरिटी की और हमारा सारा स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो कंग्रेचुलेशन। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम है इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूँ कि हमारा चैनल जो है वो फ्री में वीडियो प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी की और EPFO के सभी सब्जेक्ट्स की। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेसिकली कि जो हम ESI स्कीम कह रहे हैं वो है क्या। जैसे हम अभी जितना भी EPFO का कंटेंट पढ़ रहे हैं तो हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं कि मेडिकल बेनिफिट्स होता है, सिकनेस बेनिफिट्स होता है, तो ये चीज़ें है क्या। तो देखिए, जो ESI स्कीम है वो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड मेजर है। मतलब कि अगर आपको किसी ऐसे वर्कर को कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो आप किस किस टर्म में करेंगे। तो यहाँ पे ESI के अंदर एक इंटीग्रेटेड वे में, मतलब जितने भी बेनिफिट्स होते हैं उनको लाया जाता है और फिर वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन अ रेगुलेटेड मैनर। तो ये आपकी ESI स्कीम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोवाइड करता है ये बेसिकली सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ESI स्कीम के अंदर, थ्रू आउट द लाइफ करेगा। और कौन सी एक्ट है, 1948 की जो एक्ट है उसके अंदर किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो सिकनेस बेनिफिट्स होते हैं, मैटरनिटी होते हैं, मतलब बीमार होने पर अगर मान लीजिए कोई फीमेल वर्कर है वो डिलीवर करने वाली है, बेबी को मिसकैरेज हो जाता है, उस केस में डिसेबलमेंट है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी उनके अंदर होती है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि जब आप अपने वर्किंग आवर्स में है, वहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हुए या फिर इस तरीके का वर्कलोड आपके ऊपर है, उससे आपको इंजरी हो रही है तो वो आपकी डिसेबलमेंट या फिर उसी केस में आपकी डेथ हो जाती है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स होंगे इन सभी केसेस में वो ESI स्कीम के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप नहीं रहते हैं, जैसे डेथ हो गई है या फिर मतलब कि फुल डिसेबलमेंट है, आप नहीं जाके कोई चीज़ ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, तो आपकी फैमिली को भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव एक्ट के क्या हैं, क्योंकि ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं सिंपल। तो ऑब्जेक्टिव वही है कि सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या पढ़नी है कि ये जो लेजिस्लेशन होता है वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो होता है वो लेबर क्लास ऑफ कंट्री को प्रोवाइड करता है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका प्रीलिम्स का पॉइंट है कि किस तरीके का जो जस्टिस है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्यों मैं आपको कह रही हूँ कि ये जस्टिस पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी में आपको याद होगा ना कि जब हम फंडामेंटल राइट्स को और DPSP को पढ़ते हैं तो उसमें स्पेसिफिक लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि ये हमारे इस तरीके के राइट्स है, ठीक है। तो पॉलिटिकल राइट्स तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, सोशल इकोनॉमिक क्या हो गए, DPSP हो गया। DPSP किससे रिलेटेड है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो इस वजह से भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ESI स्कीम के अंदर जो हमें जस्टिस प्रोवाइड की जाती है, जो बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड किए जाते हैं वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये जो है ऐसा नहीं है कि कुछ रीजन वाइज है कि थोड़े से एरियाज़ में मिलेगा, ऑल इंडिया बेसिस पे जो है बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आप चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट में, ठीक है। और उसी के साथ जो है ये बेनिफिट्स जो होते हैं वो इस तरीके के हैं। अगर मान लीजिए कि एक जो एम्प्लॉयर है अगर वो अपने खाली इंडिविजुअल लेवल पे प्रोवाइड करने लग जाए, आप ये देखिए कि अगर कोई फैक्ट्री है उसके अंदर 10 वर्कर्स काम करते हैं और वो 10 के 10 वर्कर्स को सिकनेस भी दे रहा है, डिसेबलमेंट भी दे रहा है, मैटरनिटी भी दे रहा है, तो उसके पास क्या बचेगा। तो इस वजह से जब एक इंडिविजुअल फैक्ट्री ओनर जो है वो डिफ़िकल्टी फेस करता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को ये प्रोवाइड करने में बेनिफिट्स, तो उस केस में ESI आता है और अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो ESI एक्ट है इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है, मतलब किस किस लोगों के ऊपर ये अप्लाई होता है। तो सबसे पहले अगर हम फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं तो एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें 10 या उससे ज़्यादा पर्सनस को एम्प्लॉय किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें या नहीं हो रही है ये डिपेंड नहीं करता, बस वो फैक्ट्री की कैटेगरी के अंदर अगर आ रही है तो उसके ऊपर ESI एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 1948 की एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हम पहले वाली वीडियोज़ में कर चुके हैं। ये स्पेसिफिक हम ओरिजिनल 1948 की एक्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसी के साथ जो है मतलब खाली ये नहीं है कि फैक्ट्रीज़ के अंदर ही इसको एक्सटेंड किया गया है, जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, सिनेमाज़ हैं, शॉप्स हैं, उसमें भी अगर कोई वर्क कर रहा है और वैसी जो शॉप्स हैं या फिर जो सिनेमा रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं उनको ESI स्कीम के अंदर रखा जा सकता है। तो अगर फैक्ट्री का केस हो गया तो 10 हो गए और अगर इस तरीके के केसेस हो गए तो 20 एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है। वहीं पर जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा पर्सन होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, उनको रखा जाएगा। और वहीं पे जो वेज लिमिट रखी गई है वो ₹15,000 पर मंथ की रखी गई है।
एक्सक्लूडिंग रेम्यूनरेशन फॉर ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम के लिए जो आपको पे किया जाता है उसको एक्सक्लूड करके 15,000 की जो पे है वो यहाँ पे रखी गई। कब रखी गई? मई 1, 2010 में, और इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? 21,000 रुपये कर दिया गया है। ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, आपको 2010 के टाइम जो था। और एरियाज़ कवर्ड होते हैं तो पूरी इंडिया के एरियाज़ को यहाँ पे कवर किया जाता है। सेफगार्ड्स क्या क्या मिलते हैं? अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है वो अपने आप को इंश्योर कर लेता है ईएसआई स्कीम के अंदर, तो उसको क्या क्या सेफगार्ड्स यहाँ पे मिलते हैं? सबसे पहले तो जो भी उसकी पेमेंट होती है वो ट्रांसफरेबल या फिर असाइनेबल नहीं होगी। मतलब अगर उसने कंट्रीब्यूशन अपना दिया है उस स्कीम के अंदर तो वो जो बेनिफिट होगा वो उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो है बाद में किसी फंड में चला जाए या फिर किसी और को चला जाए। चाहे उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है फिर भी वो जो उसने कंट्रीब्यूशन दिया होगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो उसी को मिलेगा। दूसरी बात जो है कैश बेनिफिट जो होता है उसको आप किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अटैचमेंट या फिर सेल के लिए लायबल नहीं होते हैं। मतलब कि जो कैश बेनिफिट होगा वो आपको ही मिलेगा, चाहे कोर्ट का ऑर्डर भी आपको मिल जाए कि इस पर्सन को नहीं देना है या किसी और को अलॉटमेंट कर दीजिए तो भी कैश बेनिफिट आपको ही मिलेगा। उसी के साथ जो है एम्प्लॉयर जो है मतलब कि जो किसी भी फैक्ट्री को चला रहा है, एम्प्लॉयज़ को मतलब कि हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पे वो डिसमिस या डिस्चार्ज नहीं कर सकता किसी भी फीमेल को। अगर सिकनेस बेनिफिट की बात आती है या मैटरनिटी बेनिफिट की बात आती है तो कोई फीमेल जो है वो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर कोई भी जो वर्कर है वो सिकनेस में है तो उस टाइम ना ही जो एम्प्लॉयर है वो उसको जॉब से हटा सकता है ना उसकी वेजेस को कम कर सकता है। ये जो है ईएसआई के एक सेफ गार्ड है इंश्योर्ड एम्प्लॉय के लिए। उसी के साथ जो है कंट्रीब्यूशन जो भी ईएसआई एक्ट के अंदर भरा जाएगा तो कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो डायरेक्टली रिड्यूस नहीं कर सकता वेजेस को, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो 21,000 की सेज बिल रखी गई है, सीलिंग रखी गई है, वेज सीलिंग रखी गई है, तो उससे नीचे तो नहीं करना ना, वहाँ पे पे नहीं करना। तो कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो इस वेजेस की सीलिंग को कम नहीं कर सकता है अगर वो पर्सन इंश्योर्ड है ईएसआई के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी इंश्योर्ड एम्प्लॉय है उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, एम्प्लॉयर के थ्रू उसका पैसा नहीं दिया जाता, उसको जॉब से हटा दिया जाता है, तो अब उसको कैसे अपने बेनिफिट्स मिलेंगे? तो वहाँ पे जाके अपने ग्रीवेंसेस को वो रजिस्टर कर सकता है या अपने कंप्लेंट्स को इमीडिएट रिड्रेसल और जजमेंट जो ईएसआई स्कीम का एक बेंच होता है उसमें जाके अपने ग्रीवेंसेस को बता सकता है और वहीं पर जो ईएसआई का कोर्ट होता है उसके बारे में दे सकता है। अगर मान लीजिए कोई मेडिकल बोर्ड है उसने कोई डिसीजन दे दिया किसी पर्सन के लिए और वो पर्सन जो है वो सेटिस्फाई नहीं है उस डिसीजन से, तो वो वहाँ पर जाके ईएसआई कोर्ट में अपना अप्रोच कर सकता है किसी भी एक्शन या डिसीजन के अगेंस्ट। फिर कंट्रीब्यूशन की बात आती है कि कंट्रीब्यूशन कहाँ पे करना होता है, कितना करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये याद रखना है कि जो भी कंट्रीब्यूशन होता है चाहे वो एम्प्लॉय का हो या फिर वो एम्प्लॉयर का हो, एम्प्लॉयर को भी शेयर देना पड़ता है अपना और एम्प्लॉय को भी देना होता है स्कीम के अंदर। तो एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है वो जो आगे आने वाला महीना होता है, मतलब इस मंथ में है तो अगले हम जैसे मार्च की बात करते हैं तो 21 मार्च तक जो है उसको अपना कंट्रीब्यूशन पे करना होता है एक जो भी ऑथोराइज्ड बैंक होता है। और यहाँ पे ऑथोराइज्ड बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनको अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा अगले आने वाले महीने के 21 डेट तक, ठीक है। ये जो सबमिशन होगा वो कैसे होगा? ऑनलाइन होता है, मतलब कि ऑनलाइन जो है उनको अपना कंट्रीब्यूशन करना होता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो 70 रुपये मतलब 70 रुपीज़ जो है वो डेली एवरेज वेज को ड्रॉ कर रहा है तो फिर जो है उसको यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता, पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। बट ये सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर है कि एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, बट जो एम्प्लॉयर होता है उसको जो अपना शेयर देना होता है ईएसआई स्कीम के लिए 4.75% सैलरी जो भी एम्प्लॉय को रिसीव होती है उसका जो 4.75% पार्ट होता है वो एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय की तरफ से, वो उसको पे करना पड़ेगा। पर जो एम्प्लॉय होगा वो कोई भी यहाँ पे अमाउंट पे नहीं करेगा। वहीं पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी अपनी तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देती है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि खाली जो है जो वर्कर है उसी का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन जा रहा है, गवर्नमेंट भी कुछ उसको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कितना एक्सपेंडिचर लगाती है, 1/8 शेयर जो होता है मेडिकल बेनिफिट्स का उसकी मतलब कि ₹1200 पर जो इनकम फैमिली होती है पर एनम, तो 1200 रुपये हर साल जो है स्टेट गवर्नमेंट मतलब 1/8 पार्ट जो होता है सैलरी का एक्सपेंडिचर का वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी मेडिकल बेनिफिट के उससे। ईएसआई कंट्रीब्यूशन का शेयर क्या होता है इस स्लाइड को और भी अच्छे से आपको याद रखना है। अगर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो उसकी ग्रोस सैलरी होता है उसका 1.75% पार्ट जो होता है वो कंट्रीब्यूशन में जाता है एम्प्लॉय की तरफ से। एम्प्लॉयर की तरफ से 4.75% उसकी ग्रोस सैलरी का जाता है, मतलब एम्प्लॉय की ग्रोस सैलरी का 4.75% एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जाता है। और टोटल ईएसआई का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है? 6.75% हो जाता है, किसके थ्रू भी? गवर्नमेंट का सेक्टर भी यहाँ पे मिलाया जाता है तो 6.5% हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, मतलब कौन कौन से सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डिपेंडेंट बेनिफिट का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो नहीं रहा और वो इंश्योर्ड था, तो उसकी जो फैमिली है वो तो उसके ऊपर डिपेंडेंट थी ना, तो उनको फिर वो शेयर मिलेगा। सिकनेस बेनिफिट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट है, डिसेबलमेंट बेनिफिट और फ्यूनरल एक्सपेंस है, ये सारे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसी के साथ जो मैंने आपको 2010 की 15,000 वाली सीलिंग बताई थी, वेज सीलिंग, तो वो अब कितनी हो चुकी है, 21,000 महीने की हो गई है। ये हो गई बात महीने की अर्निंग की। और अगर हम डेली वेज अर्नर्स को देखते हैं तो डेली वेज रेट अगर जो है 176 पर डे से एक्सीड हो रहा है तो उनको पे करना है, वरना फिर नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं डिपेंडेंट बेनिफिट्स क्या है। तो डिपेंडेंट बेनिफिट्स जो होते हैं वो बेसिकली फैमिली पेंशन होती है एक तरीके से, कि मान लीजिए कोई पर्सन है वो डिजीज्ड हो गया है, मतलब किसकी डेथ हो चुकी है, या फिर एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से, या फिर किसी ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से। ये भी स्पेसिफिक होना चाहिए कि डेथ जो हुई है वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी या ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से हुई है, किसी और फैक्टर से नहीं हुई है। तो उस टाइम में जो उस फैमिली के डिपेंडेंट होंगे, मतलब जो भी उसके फैमिली के मेंबर होंगे, उनको उसकी वेज का 70% अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा। अब ये डिपेंडेंट कौन कौन से हो सकते हैं। अगर कोई मेल की बात हो रही है तो उसकी जो विडो होती है, मतलब उसकी जो वाइफ होती है, उसको मंथली बेसिस पे 70% ऑफ हिज वेजेस अमाउंट मिलेगा, जब तक कि वो रीमैरिज नहीं कर लेती है, मतलब वो अपनी दूसरी शादी नहीं कर लेती है, तब तक उसको ये अमाउंट मिलता रहेगा। अगर उस आदमी की कोई भी बेटा है या बेटी है तो जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको वो अमाउंट मिलेगा। वहीं पर मान लीजिए कि अदर डिपेंडेंट्स है, मतलब उसकी जो है वो शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं है उसको, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, तो इस केस में जो है पेरेंट्स को, मतलब जो विडो मदर होगी, अगर फादर है तो नहीं, अगर विडो मदर है उस केस में जो है सर्टेन कंडीशंस के थ्रू उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अमाउंट। और उसी के साथ जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस पेमेंट की मिलती है वो कब मिलती है, मैक्सिमम 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में मिलती है, डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, और उसके बाद फिर रेगुलर मंथली बेसिस पे मिल जाते हैं। तो अगर आज डेथ हुई तो उसके 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट मिलेगी और फिर उसके बाद हर महीने मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर आते हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स के अंदर। तो मैटरनिटी बेनिफिट्स में बेसिकली अगर कोई फीमेल है वो अपने मिसकैरेज के अंडर जाती है, या फिर उसको प्रेगनेंसी की वजह से कोई सिकनेस हो गई, कोई बीमारी हो गई, या फिर प्रीमेच्योर बर्थ हो गया उसके बेबी का, वही, और मिसकैरेज हो गया, तो उस टाइम में जो है मेडिकल ऑफिसर जो है वो सर्टिफाई करेगा कि इस वीमेन के साथ ये इशू हुआ है, और फिर उसको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं वो सिकनेस बेनिफिट्स के बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कंडीशन जो होती है सिकनेस बेनिफिट की और मैटरनिटी बेनिफिट की वो बिल्कुल सेम होती है, और बट जो डेली बेनिफिट मिलता है मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर वो सिकनेस बेनिफिट से डबल मिलता है। डेली बेनिफिट रेट जो होता है वो डबल होता है कंपेयर टू सिकनेस बेनिफिट, और रफली जो इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब कि जो उसको टोटल वेजेस मिलती थी ना, मान लीजिए कि अगर उसकी जो सैलरी है वो 1000 रुपये है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर 1000 रुपये मिलेंगे। वहाँ पे हमने क्या देखा था, डिपेंडेंट के अंदर हमें 70% ऑफ वेजेस मिल रहा था, बट यहाँ पे टोटली क्या हो जाता है, हमें पूरा मिल जाता है। और इवन जो बेनिफिट है वो संडे का भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि संडे की सैलरी आप डिडक्ट कर लेंगे, संडे की वेजेस भी जो है वो उस फीमेल को मिलेंगे। किस किस केस में, अगर चाइल्ड डिलीवरी होती है तो उसमें 12 वीक्स का जो है वो टाइम पीरियड, जो कि अब कितना हो चुका है, 26 वीक्स का हो चुका है, और 6 वीक्स बिफोर द डिलीवरी जो कि अब 8 वीक्स का हो चुका है। तो 26 वीक्स के लिए और 8 वीक्स डिलीवरी से पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए मिलेगा बेनिफिट। उसी के साथ अगर मिसकैरेज होता है तो इसमें 6 वीक्स का टाइम दिया गया था, जो कि 1948 की एक्ट थी, अब इसको 8 वीक्स कर दिया गया है। तो मिसकैरेज के लिए 8 वीक्स का टाइम जो होगा आगे वो मैटरनिटी बेनिफिट में इंक्लूड होगा। और अगर किसी प्रेगनेंसी की वजह से कोई सिकनेस हो जाती है या फिर जो प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड हो जाता है तो भी यहाँ पे 8 वीक्स का टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा। उसी के साथ जो है एक मेडिकल बोनस भी प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल बोनस क्या होता है बेसिकली, कि ये एक लमसम पेमेंट होती है जो एक इंश्योर्ड वीमन को या फिर कोई इंश्योर्ड पर्सन है उसकी वाइफ को मिलती है अगर वो ईएसआई हॉस्पिटल में गई, बट ईएसआई हॉस्पिटल में मान लीजिए कि पेशेंट इतने सारे थे या फिर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे तो उसकी डिलीवरी वहाँ पर नहीं हो पाई किसी भी वजह से, या फिर जो मिसकैरेज था उसका जो प्रोसीजर था वो नहीं हो पाया, तो उस केस में उसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। वहाँ पे जो भी उनका खर्चा हुआ उसका जो 2500 रुपये होगा
वो ईएसआई स्कीम के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जाएगा, वो होता है मेडिकल बोनस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में। ये हमने मैटरनिटी के बारे में किया, अब मेडिकल बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जितने भी मेडिकल केयर होती है फुल रेंज इंश्योर्ड पर्सन को मिलती है। हर किसी जगह ईएसआई की जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं, पैनल क्लिनिक्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर तरीके की मेडिकल फैसिलिटी उनको मिलेगी। और इवन जो बहुत सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक ओपन हार्ट सर्जरी हो गया, न्यूरो सर्जरी है, एमआरआई है, एंजियोग्राफी है, ये जो बहुत हाई लेवल की चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ भी उनको मिलेगी। एलिजिबिलिटी यहाँ पे एक रखी जाती है कि अगर एक इंश्योर्ड पर्सन ने ये अमाउंट चीज़ की होगी तभी उसको ये बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई जो पर्सन है वो फर्स्ट टाइम लेने जा रहा है इस स्कीम के अंदर बेनिफिट, तो फॉर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब कि 3 महीने के पीरियड में जो है उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। बट उस एम्प्लॉय को एटलीस्ट 78 डेज़ का अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देना होगा ऑफ कोरोस्पोंडिंग बेनिफिट पीरियड, मतलब कि 78 डेज़ एटलीस्ट उसने कंट्रीब्यूट किया हो, उसके बाद जो है विदिन 3 मंथ्स जो है उसको बेनिफिट्स अपने मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिसेबलमेंट बेनिफिट के बारे में। तो अगर किसी भी एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से कोई पर्सन जो है वो डिसेबल हो जाता है, उसका कोई बॉडी का पार्ट कट हो जाता है या कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम में ये देखा जाता है फर्स्ट इंस्टांस में कि टेम्परेरी डिसेबलमेंट जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए, जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट रहेगी उतने टाइम के लिए उसको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बट उसी के साथ अगर मान लीजिए कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट इंजरी है जिसने कि टोटल या परमानेंट डिसेबिलिटी कर दी है, तो वो पर्सन जब तक जिंदा है, जब तक उसकी ज़िंदगी है, तब तक उसको बेनिफिट पे किया जाएगा टिल द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। यहाँ पे जो डेली बेनिफिट रेट होता है परमानेंट और टेम्परेरी डिसेबलमेंट का, वो 100% ऑफ वेज रेट ही होता है, कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं की जाती है। उसी के साथ जो संडे का अमाउंट होता है, संडे की वेजेस जो होती है वो भी उसको पे की जाती है। और ये देखा जाता है अगर मान लीजिए कि हाफ डिसेबल हुआ है कोई पर्सन, तो कितना प्रोपोर्शन अपनी अर्निंग कैपेसिटी का उसका लॉस हुआ है, मतलब मान लीजिए कि उसके दोनों हाथ जो हैं वो कट गए हैं किसी भी वजह से, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई ना, जो वो हाथ से काम करता था अपने। तो यहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी का देखा जाता है कि कितना लॉस हुआ है प्रोपोर्शन का, और उस बेसिस पे उनको फिर जो भी बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाता है। सिकनेस बेनिफिट की बात करते हो तो यहाँ पे बेसिकली एक पीरियोडिक कैश पेमेंट जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है सर्टिफाइड सिकनेस के टाइम पीरियड में, ऑन मेडिकल ग्राउंड की कैसा मतलब कि सिकनेस का टाइप है। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी रखी जाती है वो यही रखी जाती है कि कंट्रीब्यूशन पीरियड में एटलीस्ट उसने मिनिमम 78 डेज कंट्रीब्यूट किया हो, और जो डेली रेट ऑफ सिकनेस दी जाती है वो 50% ऑफ डेली वेज की जाती है। देखिए हमने मैटरनिटी बेनिफिट में क्या देखा था कि 100% ऑफ वेज दी जाती थी और वो डबल थी सिकनेस बेनिफिट से, तो यहाँ पे कितना हो गया 50% ऑफ डेली वेज हो गया, जो कि मैटरनिटी बेनिफिट से हाफ है। और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो यहाँ पे रखी गई है कि 2 बेनिफिट पीरियड्स जो उनके बीच में एटलीस्ट 91 डेज का जो मैक्सिमम पीरियड है वो आप सिकनेस बेनिफिट्स के अंदर ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। उसके साथ जो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट क्या होता है बेसिकली कि अगर मान लीजिए कि एक कैटेगरी जो है वो हाई लेवल की डिजीज़ की रखी गई है, वो ऐसी किसी पर्सन को हो जाती है, तो उस टाइम जो है सिकनेस बेनिफिट उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसको एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट कहा जाता है इन द केस ऑफ प्रोलॉन्ग इलनेस। वहीं पे एलिजिबिलिटी क्या होती है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट की, अगर कोई पर्सन जो है वो कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉयमेंट में है 2 साल के लिए, तो उसको एटलीस्ट 156 डेज अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा 4 कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड्स के अंदर, तभी जो है वो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट्स को अवेल कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। और कितना अमाउंट पे किया जाता है, तो जो भी सिकनेस बेनिफिट रेट होता है उससे 40% एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या रखी जाती है यहाँ पे, वही 91 डेज का जो टाइम पीरियड है वो 2 साल के टाइम पीरियड में देखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं फ्यूनरल एक्सपेंस। इसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो अब तक वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा ग्रोथ हो चैनल की और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज आपके लिए ला सके। तो फ्यूनरल एक्सपेंस में बेसिकली क्या है कि अगर किसी पर्सन की एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से डेथ हो जाती है, तो एक लमसम अमाउंट जो है वो 10,000 रुपीज़ का पे करना होता है एज एन फ्यूनरल एक्सपेंस। पहले जो इसकी लिमिट थी वो थी 5,000, जिसको रिवाइज करके 10,000 कर दिया गया है। और ये किसको मिलती है कि जो डिजीज पर्सन होता है उसकी फैमिली पर्सनस को मिलती है। अदर बेनिफिट्स जो यहाँ पे मिलते हैं फ्यूनरल एक्सपेंस के साथ वो होता है रिहेबिलिटेशन अलाउंस। रिहेबिलिटेशन में बेसिकली एक जो डिसेबल इंश्योर्ड पर्सन है जो कि 45 साल से कम की उम्र का है और 40 से या फिर उससे ज़्यादा डिसेबलमेंट उसको हो गई है, 40% या उससे ज़्यादा डिसेबलमेंट, तो उसको रिहेबिलिटेशन अलाउंस दिया जाता है। फ्री सप्लाई दी जाती है। मान लीजिए कि उसके
पैर जो है वो हैंडीकैप हो गया, पैरों से वो नहीं चल सकता, तो उस केस में जो है वो क्रचेस, व्हील चेयर्स जो हैं, डेंचर्स हैं, स्पेक्टेकल्स है, फिजिकल एड्स जो हैं उसको प्रोवाइड की जाएगी जिस भी तरीके की इंजरी उसको हुई है। ओल्ड एज मेडिकल केयर के लिए भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है कि वो ओल्ड एज कैटेगरी के अंदर हो गया अपना काम करता करता, तो उनको ओल्ड एज मेडिकेयर अपने लिए भी और अपने स्पाउस के लिए भी मिलेगी। नॉमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन उसको सिर्फ इस साल में 120 रुपये भरने होंगे ESI स्कीम के अंदर, और फिर उसको जितनी भी ओल्ड एज मेडिकल केयर है वो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। उसी के साथ जो है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना भी स्कीम यहाँ पे बनाई गई ESI के अंदर, जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी पर्सन को नॉन एम्प्लॉयमेंट इंजरी हुई है या फिर उसको जो है जॉब से निकाल दिया गया है, तो उस केस में 50% जो उसका डेली वेजेस होता है फॉर मैक्सिमम 1 ईयर उसको कवर किया जाता है। जो हमने कल भी पढ़ी थी ना, EPF की स्कीम पढ़ी थी करंट अफेयर के अंदर, ये उसी से रिलेटेड है। तो मैंने जो करंट अफेयर की कल वीडियो बनाई थी ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैं आपको कनेक्ट करके बता रही हूँ कि आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा, जस्ट आइडिया कि इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।